मैं क्योंकि बिजी हूँ अपने जॉब में और अपने बिजनेस में, तो मैंने यही सोचा था कि अगर ये पूरी जो जिस तरीके से सुनने में आया अगर वैसे ही करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एफर्ट्स तो दोनों तरफ से थे, आप लोगों की टीम के एफर्ट्स भी थे और इनके भी एफर्ट्स थे। हेलो बुरहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वीजा। तो कैसे हो बुरहान आप? मैं ठीक हूँ बुरहान भाई, थैंक यू सो मच आपका वीजे के लिए हेल्प करने तो के लिए। आज हमारे साथ में बुरहान है और बुरहान के फादर साहब। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर हेलो बुरहान, एक अपना इंट्रोडक्शन दे दो और अपने फादर साहब को थोड़ा बता दो ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले। ओके, सो मेरा पूरा नाम सैयद बुरहानुद्दीन अहमद है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर मिस्टर सैयद निजामुद्दीन अहमद है। ये कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट में है और उन्होंने ये क्या नाम है ट्रस्ट करा है FLCS पे पहली बारी में। ओके सर, तो हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर कैसा लग रहा है आपको, आज बच्चे का वीजा आ गया आपके? वेल, बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे आप लोगों की टीम और ये भी, तो एट द एंड जो है सक्सेस हुआ ये मिशन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चाहते थे बाहर स्टडी करना, तो एक प्लेटफॉर्म मिला आपकी जो ये कंसल्टेंसी एजेंसी है, तो काफी चीजें आसान हुई इसके अंदर। हमें तो कोई वहाँ का आइडिया था नहीं ज्यादा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आज ये वीडियो रहने वाली है कि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आपकी पूरी जर्नी हमारे साथ कैसे रही और अब बुरहान किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो आपको FLCS के बारे में पता चला, किसने देखा, बुरहान ने देखा सर या आपने देखा? मैंने देखा। एक्चुअली मैं जब 10th क्लास में था, जब से मेरा प्लान था कि मैं जो है बाहर अब्रॉड जाऊंगा पढ़ना, तो पहले लंदन का प्लान हुआ। तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो एक वीडियो आई बुलंद भाई की 2023 में आई गेस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना की हॉस्टल की रिव्यू की वीडियो। तो मैंने उसको देखा, तो मैं वहाँ से मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो स्टूडेंट लाइफ जर्नी कैसे होती है, तो एक्साइटमेंट के उससे मैंने आपको सब्सक्राइब करा, फिर आपको देखते रहा। फिर आपकी वीडियो में मेरे को पता चला कि 100% फ्री स्कॉलरशिप भी होती है और यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत अच्छी होती है। तो फिर हमारी बातचीत इंस्टाग्राम पे होती रही रेगुलर। फिर जब मेरी 10th के बाद डिप्लोमा करा, मैंने डिप्लोमा के बाद मैंने फिर लास्ट ईयर में आपको मैसेज कर दिया कि मेरे को एनरोल करना है 19 दिसंबर 2024। तो मैंने जो है आपको जो है मैसेज करा। ओके, सो आपने अपने घर में बताया हुआ, तो पेरेंट्स को आपके एकदम ट्रस्ट कैसे दिलाया ट्रस्ट आपने? नहीं, ऐसा था कि अब्बू को जो है शुरू से ही मेरे पे ट्रस्ट था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, बाहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, तो रिसर्च करके ही कुछ अब्बू के पास आया हूँगा। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 चीजें पूछी कि क्या नाम है, तुम जानते हो उसके बारे में, तुम्हें बेहतर पता होगा क्योंकि तुम इस चीज में पहले से ही तुम 10th क्लास से सोच रहे हो, 3 साल हो गए तुम्हें डिप्लोमा करने के बाद। तो सोच समझ के जो है ऊपर वाले का नाम लेके बिस्मिल्लाह करो। सबसे पहली मीट जो थी हमारी 19 अगस्त 2024 थी। तो उसके बाद दिसंबर से हमारे जो है काम पूरा प्रॉपर चालू हो गया। तो सर आपने जब बुरहान ने आपको बताया तो एकदम ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट करना आपने कर लिया या बुरहान के ऊपर था ट्रस्ट पूरा? नहीं, बुरहान ने तो पहले काफी मतलब एक तरीके से आप कह लो रिसर्च करी, चेक किया कितना क्या बैकग्राउंड है क्या है। फिर बाकी का ये था कि जब मैं भी इन्वॉल्व हुआ, आपसे मेरी बात हुई, तो बातचीत से अंदाजा हो गया था कि आप लोगों का जो तरीका है काम करने का और जिस तरीके से आप इटली में हो और वहाँ की सारे प्रोसेस आपको मालूम है। मैं को मतलब इतना ज्यादा वो नहीं इशू हुई, मेरे को था कि आप लोग जो है अपने तरीके से काम कर रहे हो तो सही कर रहे हो, और मैं क्योंकि बिजी हूँ अपने जॉब में और अपने बिजनेस में, तो मैंने यही सोचा था कि अगर ये पूरी जो जिस तरीके से सुनने में आया अगर वैसे ही करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एफर्ट्स तो दोनों तरफ से थे, आप लोगों की टीम के एफर्ट्स भी थे और इनके भी एफर्ट्स थे। तो इनको तो मैं देख ही रहा था, और आज जिस तरीके से क्लोजली आपकी पूरी टीम जो है एक दूसरे से टच में थी और कम्युनिकेशन होती थी अलग अलग स्टेजेस के अंदर, तो उससे और आइडिया हो गया कि मतलब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज वे में आप लोग कर रहे हो। चेकलिस्ट बना के बैठे हुए थे, तो चेकलिस्ट पे जैसे जैसे चीजें होती आ रही थी तो वो क्रॉस कर रहे थे कि ये चीजें हो गई। तो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज वे में मेरी ये तो ये खुशी की बात है कि बुरहान जो है वो इंगेज हो गया और उसने वो कमिटेड हुआ आपके वजह से, तो इसने भी काफी मतलब एफर्ट्स किए और डेफिनेटली जो है वहां से जो है आपकी टीम जो है वो
पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें मैं भी हूँ, बुरहान की मदर भी हैं, तो सारी कम्युनिकेशन उस ग्रुप पे हो रही थी। तो सब बहुत ही क्लियर थी, हर चीज, कम्युनिकेशन क्या चल रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपके जैसे आपने 3-4 मेजर माइलस्टोन्स बनाए हुए थे अलग अलग स्टेजेस के, और उसी हिसाब से आपकी जो फीस का स्ट्रक्चर था वो आपने ब्रेक डाउन किया हुआ था। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज वे में चीज हो रही थी। और फिर आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि भाई जैसे और एजेंसीज होती हैं वो पहले पैसे मांगती हैं फिर काम करती हैं। आपके केस में ये था कि आप काम करते जाते थे और आपने मांगा भी नहीं है, तो हम भी सोचते थे यार ये ऑलरेडी माइलस्टोन अचीव हो गया है तो इसकी पेमेंट तो करनी चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा था, तो हमें लगा ही नहीं कि हमने कोई कंसल्टेंसी एजेंसी हायर की। हमें ऐसा लगा जैसे बुरहान का कोई बड़ा भाई इटली में बैठा हुआ है और वो इसको जो है वहाँ से सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल एक फैमिली माहौल था, बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करना। प्लस जो हमारी जो दूसरी टीम है, जो लोग थे, वो भी बहुत अच्छे से, जब उनको मौका मिलता था वो रिक्वायरमेंट्स भेजते थे, फिर ये उसको फुलफिल करते थे। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बुरहान ने आपको एंगेज किया, आपकी कंसल्टेंसी कोई भी एंगेज करेगा तो आई एम श्योर कि वो उसको भी काफी फायदा हुआ इफ ही आल्सो इन्वॉल्व वेरी सीरियसली विद योर टीम। एक आध बुरहान के दोस्त थे जो बुरहान को देख के उनको लगा कि भाई हम भी अपने बच्चे को इटली भेजेंगे, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल शायद उसमें उनकी कमी थी, वो लोग उनको समझ में नहीं आई। तो जो भी रीजन रहा उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने एंगेज नहीं करी आपकी सर्विसेज को। तो अब आज शायद उनको जरूर रियलाइज हुआ होगा कि उनका डिसीजन गलत था। आई थिंक उस वक्त शायद आप लोगों का जो है आधा काम हो चुका था, एचआरडी हो चुकी थी, और बुरहान के शायद जो एग्जाम्स थे वो सारे वो भी दे चुके थे। तो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे तो मैंने उनको यही बोला था भाई मेरा तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस कंसल्टेंसी कंपनी के साथ, और जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं मुझे कोई डाउट नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई चीटिंग हो या वो आपसे कोई फायदा उठाना चाह रहे हो। जो भी आप रिजनेबल उनकी फीस है उसके वो पूरी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वो उनको शायद नहीं समझ में आई होगी या कोई और रीजन रहा होगा। बट टुडे अब जब वीजा लग गया है कुछ है तो शायद सोचते तो होंगे कि शायद उन्होंने डिसीजन गलत दिया। सबसे पहले उन्होंने ही मेरे को विश करा। अच्छा, उन्होंने क्या? सो बुरहान स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जिस दिन जैसे हमारा एनरोलमेंट हुआ था, फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था जहाँ पर एक पूरी टीम ऐड कर दी थी। उससे एनरोलमेंट से पहले भी जो है लाइव सेशन होते थे, इंस्टाग्राम पे लाइव आता था और यूट्यूब पे, उस पे भी मैंने काफी सवाल पूछे थे आपसे। तो उसके बिहाफ पे भी मेरे को ट्रस्ट हुआ, मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मतलब एक स्टूडेंट ही है, मेरे को ज्यादा अच्छे स्टूडेंट की तरह समझ सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो जो मेरी चीजें थी जो मैं ओपनली किसी से नहीं बोल सकता था, या लाइक मेरे को इसी यूनिवर्सिटी में जाना है या इसी कोर्स में जाना है या एकेडमिक बैकग्राउंड है या कुछ भी है, तो उस चीज को जो है आपने अंडरस्टैंड करा मेरे को, और एज अ जो है स्टूडेंट नहीं, एज अ मतलब भाई ट्रीट करा आपने। सो हमने कितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया बुरहान? आपने 7 to 8 यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करा। आई गेस 5 में तो हमारे 4-5 में जो है एक्सेप्टेंस आ गया, और जो बचे हुए थे उसमें ये हुआ कि मेरे जो है 18 मार्च को जो 12 का एग्जाम था, और सम रीजन 12 वालों ने मेरे को बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा सेटअप या कुछ, तो उस वजह से जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। टॉल के कितने स्कोर आए आपके? 46.25। ओके, 46 आउट ऑफ, काफी अच्छा स्कोर है ये। तो एक बार थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें। आपने 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा किया था, राइट? 3 साल का डिप्लोमा। ओके, तो हमने पहले यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट, पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, देन हमने 6-7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। आपको कवर लेटर, सीवी वगैरह जो हर यूनिवर्सिटी हम बनाते थे, शेयर करते थे, आप रिव्यू करते थे उनको? हाँ, हर चीज हम रिव्यू करते थे। और पहले ऐसा होता था कि आप लाइक हमसे कहते थे कि आप बनाओ, पर हम उसको बेस्ट अपनी तरफ से करके देंगे, और वो वाकई बेस्ट होता था। ओके, सो एक्सेप्टेंस आ गया। फिर हमने एक्सेप्टेंस आने के बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी फाइनल आपने डिसाइड करी जाने के लिए अभी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिजिया, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को थोड़ा रियल एस्टेट का भी और बिजनेस और प्रीवियस एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी आपने चाहिए, तो आपने मेरे को सजेस्ट करा और उसके लाइक प्रॉफिट एंड कॉन्ट्री बताए उस यूनिवर्सिटी के। ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो वो फाइनलाइज करा।
ओके, सो फिर हमारा एक्सेप्टेंस आ गया ना, फिर हमने एचआरडी वगैरह रखे, तो एचआरडी के लिए आपको गाइडेंस वगैरह हेल्प मिली, कोई इशू नहीं आया उसमें? पूरी लाइक आपने तो हर एक चीज क्या फोटोकॉपी किस पे साइन करना है वो सब आपने बता के दे दिया था मेरे को। तो मैंने लाइक जैसे ही समरी आई, समरी भी एक दिन में आपने दे दी थी मेरे को। समरी जिस दिन एक्सेप्टेंस आया उसके अगले दिन आपने समरी दे दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजवाड़ा। ओके, समरी हमारी आ गई। बात करते हैं एचआरडी हो गया हमारा। एचआरडी बाद में आपको अटेस्टेशन अपोस्टल में कोई दिक्कत हुई ऑफिस से या कहीं पर कुछ ऐसा? जिस दिन एचआरडी हुई थी तो उस दिन 7 या 8 बजे थे शाम के। तो मैंने कॉल करा कि मेरे को अब सबर नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 महीने बाद एचआरडी मिली थी मेरे को। तो आपने कहा कि अपना ही ऑफिस है, आप कभी भी जाके दे लो। और मैं वाकई वहाँ गया 8:30 का अराउंड PM। तो उन्होंने ले लिया और जो है अगले दिन मेरे को जो है उन्होंने कह दिया कि आपकी रेडी होगी, आप ले जाओ। तो वहां से आपने फोटो करवा के डॉक्यूमेंट्स मेरे को सेफली भिजवा दिए घर पे। डॉक्यूमेंट कोई इशू नहीं आया, मतलब डॉक्यूमेंट सारे सेफ रहे हमारे, मतलब फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं कि थर्ड, जैसे हमारा एडमिशन आ गया, प्री एनरोलमेंट हो गया, डीओबी हो गया। डीओबी में कितना टाइम लगा? डीओबी जब से आपने देखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन जो आप लेके गए थे वो सारे करेक्ट थे, कोई इशू तो नहीं आया उसमें? डीओबी में तो डीओबी और वीजा दोनों में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे को टेंशन हो रहा था कि इतनी जल्दी क्यों हो रहा है काम, क्योंकि जैसे आपने फाइल रखवाई थी वैसे ही उन्होंने रखी। ये चीज में तो मैं अभी बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जो इनपुट्स तुमसे मिले थे हमारे को, इनफैक्ट उस रात में ही किया था हमने वो सारा फाइल जो नेक्स्ट डे इनको देना था। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना, जो लोग इस फाइल को देखते हैं, जब वो देखते हैं कि बच्चा इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आया, उसने हर चीज को इतने ऑर्गेनाइज वे में डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस के हिसाब से लगाया हुआ है, और हर चीज जो एक इनका क्राइटेरिया उसी हिसाब से, तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों ने इस चीज को काउंट जरूर किया होगा। और ऑर्गेनाइज में फाइल थी, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारी चीज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी। कई मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इंफॉर्मेशन सब में होती है, तो सब में सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर कहीं आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो तो किसी डॉक्यूमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है फाइनेंस को लेके, किसी में कुछ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की टीम ने जो है एक एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू करा और उसको लाइन अप किया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें जो मिसिंग भी थे डॉक्यूमेंट्स वो बता दिया। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि एक्सपीरियंस लोग ही आपको दे सकते हैं, किस तरीके से आपको जो है वहाँ पे जाना है, कहाँ किसको देना है, और फिर उसके बाद भी आपकी अवेलेबिलिटी थी कि कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अस। बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरीके का सपोर्टिंग एनवायरनमेंट था। तो कैंडिडेट को जो है वो कभी भी मेरे ख्याल से लगा ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ, तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट भी रहता है कि भाई मेरे सपोर्ट के लिए पूरी टीम पीछे खड़ी हुई है। वीजा की बात करें तो वीजा के लिए 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कवर लेटर, एक होता है स्पॉन्सरशिप लेटर, और एक होता है फाइनेंस। सो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस पे जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, समरी आ जाती है, उसके बाद डिसाइड करते हैं ओके अब वीजा के लिए फाइनेंस भी दिखाने हैं। तो हम लोगों ने अपने फाइनेंस कब डिस्कस कर लिए थे सर? हमने करे थे 25 सितंबर 2024 में। हाँ 2024 में करे थे। जैसे ही इनरोल करा था 19 को हमने इनरोल करा था, 19 सितंबर 2024, और 20 को मेरा वीजा था अगले साल। और उससे 1 साल पहले ही हमने जो है आपने बता दिया था कि FD बना दो आप 6 लाख की 3 FD बना दो, और एक 6 महीने की बनाना, बाकी 12 लाख की आप जो है 1 साल की बना दो। तो वो भी हमने शायद अभी कुछ बढ़ गई थी ना फीस उसकी, 6 से 7 हो गई थी, लेकिन हमने तो वही रखा। बट उसके बाद भी जो है उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया और एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो लाइक देखा जाए तो हम लोग फंड्स बहुत टाइम से अपना डिस्कस करते हुए आ रहे थे ताकि हमें लास्ट में दिक्कत ना आए। इनफैक्ट इन्होंने फंड्स बढ़ा भी दिए, तब भी हमारे नॉर्मल थे, हमें कोई इशू नहीं आया। कोई इशू नहीं आया। बोलन आपने कितने फंड्स दिखाए थे वीजा में? मैंने अपने इसमें जो है 18 लाख रुपीस दिखाए थे, जिसमें से जो है 6 लाख रुपए कैश थे, बाकी जो है 12 लाख रुपए मेरी FD के फॉर्म में थे। तो उसमें 6 लाख जी, जो 6 लाख रुपए की जो FD थी वो 6 मंथ्स की, वो ब्रेकडाउन हुई थी अभी मई में। तो उनको हमने वो भी आपने कहा था कि इसको जीरोक्स कॉपी करके दे दो कि ट्रस्ट बिल्ड हो सामने वाले बंदे को, हाँ इस बंदे ने बाकी क्या नाम है अपने फ्यूचर को देखते हुए इसने FD बनाई है। तो एक पहले से कैश हो चुकी है, तो वो एक ट्रस्ट बिल भी हुआ हमारा। तो फाइनेंस को देखा जाए तो फाइनेंस सही था जी सर? डिपेंड करता है केस टू केस। अभी बुरान इस केस में लकी है कि हमारे पास ऊपर वाले की थोड़ी मेहरबानी की इतने फंड्स थे कि हमने इसको कर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जिनकी थोड़ी सिचुएशन अलग होती होगी, बट अब कैसे वो करते हैं मैनेज क्या है वो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि हमारे साथ एक तो
आपकी कंसल्टेंसी से जुड़ना जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लकी रहे हम इस मामले में। और फिर उसके बाद जो है जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो फुलफिल हो गई इस तरीके से कि कोई इशू नहीं आया उसके अंदर। तो कुल मिला के सारा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहा एकदम। हाँ, लाइन के साथ चलता है। लेकिन मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं हमने तो नहीं देखा है और कंसल्टेंसी कंपनी को नहीं हम अप्रोच किए, इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि सब कमर्शियल लोग हैं, सबसे पहले कमाने के लिए वो उनका मोटिव जो होता है पैसा कमाना होता है। स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट से जितना कमा लो तो वो चीज जो है वो पहले पैसा कहते हैं फीस दो फिर हम आपको करेंगे। लेकिन आप लोगों के केस में जो कि मैंने फील नहीं किया, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए कर, ऐसा लगा कि आप जो है आपकी इंटेंशन जो है स्टूडेंट को सपोर्ट करके और करना है। नेचुरली आप लोगों का टाइम लग रहा है तो जो कुछ भी आपने फीस ली वो एक मिनिमम थी जो आप मतलब अपना टाइम लगा के कर रहे हैं। आपकी इसके अंदर कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए लोग कमर्शियल होते हैं कि जी हमें इतना प्रॉफिट हो जाए। और नो डाउट कमा भी रहे हैं बहुत से लोग, काफी अच्छी फीस होती है। लेकिन आप लोगों के केस में ये हमें नहीं लगा कि भाई आप लोगों का इंटेंशन जो है पैसा कमाना है। आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करके उसके बाद शुरू में जो आपने एक रफली बता दिया था उस हिसाब से आप पेमेंट्स तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी बहुत है, कभी भी नहीं लगेगा कि कोई चीटिंग का केस बन रहा है कि भाई पैसे ले ली है सर्विस नहीं दी। वो चीजें होती हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। एडमिशन लिए गए या इंटरव्यू लिए गए, अब रिजेक्शन हो गया तो अब रिजेक्शन के होने के पीछे जो है आपको डायरेक्टली ना ब्लेम करें, क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं जो मतलब ब्लेम करते हैं जो पता चले। लेकिन ये है कि अगर स्टूडेंट और आपकी टीम मिलके अगर और पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स, ये तीनों स्टेक होल्डर्स अगर मिलके बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मिलके अगर काम करेंगे तो एट द एंड स्टूडेंट को सक्सेस मिल जाएगी। जी बिल्कुल, हाँ ये बात तो है। क्योंकि जब वीजा फाइल हम बना रहे थे बुरहान की तो शायद उस टाइम पे रात के 1-2 बज रहे थे, तो आप ही नोट कर रहे थे सारी चीजें। 3 बजे तक हमने फाइल बनाई। तो ये एक जॉइंट इफेक्ट है पूरा। पेरेंट्स को भी थोड़ा सीरियसली मुझे पूरे उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लगना पड़ा। सिर्फ लास्ट लेवल के एक दिन पहले जो फाइल बनानी थी और डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, उसमें मैंने बुरहान को सपोर्ट करी। बाकी का तो सारा काम जो है बिटवीन बुरहान एंड खाली यहाँ जहाँ पेमेंट वगैरह कुछ करनी होती तो वो जरूर मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता था। अदरवाइज बहुत फ्रीली जो है कि आपकी टीम और बुरहान के बीच में ग्रुप बना रखा था तो सब पता चलता रहता था कि क्या मांग रहे हैं, क्या दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी मॉनिटरिंग भी हो रही थी। तो क्योंकि हर चीज बहुत स्मूथ चल रही थी तो वो एक सेटिस्फेक्शन बना हुआ था कि भाई सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहे हैं। और पेमेंट का तो ये था कि वो मुझसे कहते थे कि उनसे पूछो अब क्या रह गया, उसकी जो पेमेंट जो उन्होंने करी है वो कब देनी है, कब दोगे। ओके, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप कुलवंत के साथ उसके और टीम है, क्या उसका सेटअप है, अपनी टीम के साथ क्या एग्रीमेंट्स हैं, वो भी इंगेज हुए हैं अपने टाइम पे वो भी। और मुझे ये मालूम है शायद सब स्टूडेंट ही हैं शायद जितने भी हाँ स्टूडेंट भी। अब हमने लाइक 8-9 लोगों की इन हाउस टीम भी अब कभी है। तो कमाल की चीज यही है कि ये एक तरीके से कंपनी की तरह है, लेकिन कंपनी नहीं है एक्चुअल में, सब स्टूडेंट्स ही हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि शायद अब जो है बुरहान आपकी टीम का मेंबर बन के ये किसी दूसरे को हेल्प सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है मिलजुल के, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, और जैसे आपने देखा हुआ जो हम लोग प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में हम लोग बच्चों पूरा इन्वॉल्व रखते हैं। जैसे आपने देखा ग्रुप में कोई कवर लेटर है, कुछ बनाना है, वीजा फाइल। इनफैक्ट आप और जगह देखोगे तो बच्चों को आईटीआर के बारे में नहीं पता होता है। आज बुरहान को ऐसा है कि आपकी आईटीआर के बारे में पता है, आपकी जॉब के बारे में प्रॉपर पता है, इनको ये पता है कि कहाँ कौन एमएलए है, इनको ये भी पता है कि एमएलए कहाँ पर होता है, कहाँ स्टैंप लगती है। तो मेन हमारा ये कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। आप बुरहान इतने कैपेबल हैं कि थोड़ी सी और गाइडेंस जरूरत पड़ी अकेले प्रोसेस कर सकते हैं आप, ये किसी और का। हाँ, लेकिन ये एक टीम वर्क है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पूरी एक टीम, अच्छी टीम चाहिए जो मतलब कोऑपरेटिव हो, अपनी चीज को समझते हो।
तो फिर जी। उसके बाद जाके ये रिजल्ट मिलता है। फिर लक तो खैर चाहिए। हाँ, तो अब जैसे अगर हम चलते हैं वीजा फाइल को लेके, तो वीजा फाइल में जो फंड्स का जस्टिफिकेशन जो होता है इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सरशिप लेटर। तो स्पॉन्सरशिप लेटर तो उससे लाइक आप लोग सेटिस्फाइड थे? आपने पढ़ा होगा सर, और नहीं पढ़ा होगा? हाँ, क्योंकि जो टेम्पलेट्स आपकी तरफ से आती थी कोई दूसरे एग्जाम्पल्स, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है। जैसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेसेस हो गए, फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम्स क्या हैं, तो वो आपको मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन सच्ची दे रहे हो कोई चीज आपको, तो उसमें आपको कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर अपनी जगह पे सही है, तो आपको कहीं पे ये फिक्र नहीं रहेगी कि भाई मुझे उसको ये बताना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये था कि जो था वो हमने मेंशन किया। हमने ऐसा कुछ नहीं जो है हम कह कुछ रहे हैं लेकिन है कुछ हमारे, हमने सच्चाई को साथ लेके चला। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मतलब जी। और कवर लेटर की बात करें तो कवर लेटर में जो इंटेंशन एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हाँ भाई फ्यूचर में क्या करेंगे, जिसको लेके वीजा के मतलब बैकबोन होती है। मतलब ऐसा था कि मैंने अपने वीजा लगने के बाद दोस्तों को बताया, तो वो हैरान थे कि भाई किस बंदे ने लिखा है। तो मैंने वही बताया कि कुलन भाई हमारे, उन्होंने लिखा है। ऐसे मतलब इतना यूनिक था कि मतलब और लोगों का क्या रहता है कि आईआईटी में पढ़ लूंगा या के रिटर्न बैंक में या पापा के बिजनेस में लग जाऊंगा। इसमें ऐसा था कि मेरे प्रीवियस एजुकेशन और फ्यूचर के गोल्स और कोर्स जो मैं करने जा रहा हूँ वो सब मिले हुए थे। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि जैसे कोई एआई चैट जीपीटी सामने लिख के आपको दे दिया है कि लो बुरहान, मतलब फॉर्मेलिटी कर दी हमने? नहीं, ऐसा कहा था। बल्कि जब वो आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे जब शेयर किया था, तो मैंने तो बल्कि मेरा मैसेज तो ये था कि भाई आई सैल्यूट जिसने भी बनाया, क्योंकि जब उसको मैंने पढ़ा तो रियली आई फील कि यार जिसने भी वो कवर लेटर बनाया, आई फील अच्छा कवर लेटर बनाया। हाँ, ये कवर लेटर है, इसमें पॉइंट्स भी इन्होंने हाईलाइट करके दिए मेरे को कि ये सारे पॉइंट्स याद कर लो। तो मतलब बुलेट पॉइंट्स बना के, मतलब ये था कि मैंने जो है 3 दिन में जो है इतने मॉक इंटरव्यू लिए कुलन भाई ने मेरे। तो ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जिसको कि रियलाइज करना चाहिए, जो भी मतलब जिसको ये फैसिलिटी चाहिए, उसको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि कवर लेटर जो है वो स्टूडेंट और उसके जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, उससे लाइन अप था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑनेस्टली तो बुरहान को लिखना चाहिए था वो लेकिन कुलबन जो है वो बुरहान की बॉडी में घुस के और उसके अंदर की जो चीजें हैं उसके दिमाग में और उसकी फीलिंग्स को उसने लिखा। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि आपने ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जो कि प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टूडेंट को और उसकी क्या आगे की सोच है, क्या उसने सोच रखा है। तो ये चीज जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि जो बंदा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और जिसकी प्योरली इंटेंशन है दूसरे को हेल्प सपोर्ट करने की, वही काम कर सकता है। हाँ, ये मीन जैसे हम जब लिख रहे थे तो पहले 1-2 बार जैसे टीम भी बनाती है, सब लोग बनाते हैं, तो हम सबसे यही बोलते हैं बस फाइनल का वेट करना, मत परेशान होना। बर्न मेरे को कम्युनिकेट करते थे कि बाबा मांग रहे हैं, तो मैं बोलता था यार उनको बोलना मैंने नहीं लिखा है, अभी आपको दे दो अगर मांग रहे हैं तो। क्योंकि पहले तो आपने भी लिख के दिया था, काफी अच्छा था वो, क्योंकि पहले आपके साइड से आया था। से आपने कुछ काफी, क्योंकि इनपुट्स वहीं के लिए हुए थे और उसको और अच्छा फाइन ट्यून कर दिया था। तो वो चीज जो है वो बहुत ही परफेक्ट डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। यही वजह रही होगी कि जिसने जो अथॉरिटीज थी जिनको की वो डॉक्यूमेंट जिन्होंने डिमांड की हुई, जब वो गो थ्रू हुए होंगे उस डॉक्यूमेंट को, तो डेफिनेटली उनको जो है ना फर्क महसूस हुआ होगा कवर लेटर के अंदर। इसीलिए जो है किसी कुछ ही उसके ऑब्जेक्शन के कुछ जो है इनको क्लियरेंस मिल गई और जो भी इनका प्रोसेस। और वो पढ़ने में भी ऐसा था कि मेरी स्टोरी पढ़ रहा है जैसे कि मतलब ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट पार्ट में आ गए, ऐसा नहीं था, वो एक फ्लो में चल रहा था। हाँ, मतलब ऐसा करके जैसे, तो हाँ मेन इंटेंशन ये होता है कि एक हर चीज पे ऐसे सिस्टमैटिक लेके चलते हैं। सर ने बताया कि जो हमारी सच्चाई थी हम वही लिख रहे थे, जो फाइनेंस थे हम फाइनेंस वो लिख रहे थे, मतलब सारी चीज मैच कर रहे, ताकि अगर वीजा ऑफिसर गलती कहाँ लोग करते हैं, जो इटली का वीजा रजिस्ट्रेशन रेट इतना हाई है कि अब बोलने का कवर लेटर लिखा है, उन्होंने पढ़ा कुछ और है, पढ़ने कुछ और जा रहे हैं, फ्यूचर कुछ और है। तो हम लोगों ने यही ट्राई किया कि हाँ सर का जो फ्यूचर गोल है, सर की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, वो सबको लिंक करके बच्चे में सब चैनलाइज कर दो, पूरा एजुकेशन लिंक कर दो, पूरा पैसे को इस तरीके से दिखाना कि ताकि उनको एक फ्लो दिखे साथ में, और यही फ्लो ना दिखे फिर जब डॉक्यूमेंट भी जो हम लोगों ने रात में जो बनाए थे
कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऐसे लगा रहे हैं हम फ्लो में कि हाँ इनकम के बाद में स्टेटमेंट आ रहे हैं, मतलब ऐसा दिखना चाहिए। और फाइल भी ऐसे बनाई कि हर सेक्शन को अलग रखा पहले, कि सर का अलग है, बोरन का अलग है, एजुकेशन का अलग है, ताकि जब वीजा ऑफिसर देखेगा तो सारी चीजें एकदम फ्लो में लगेंगी। हाँ यार सारा फ्लो में चल रहा है। तो जैसे सर ने बताया कि हाँ जब वो डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ देखेगा मतलब ऑफिसर कवर लेटर जब पढ़ेगा तो उसको लगे हाँ अगर बच्चा कुछ पार्ट में अगर वीक है, कुछ भी ऐसा है, तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ वैसे बच्चा ऑर्गेनाइज बहुत है। उसका भले अगर बता नहीं पाए तो आपका कब किस दिन था इंटरव्यू वीजा का? मेरा जो है 20 अगस्त को था वीजे का इंटरव्यू जो हमने बुक करा था। हमने जो है आई गेस आपने मुझसे जो है 19 अगस्त को हम बैठे थे 10 बजे से 3 बजे तक, 30 अगस्त को। तो उस टाइम पे भी आपने मुझसे यही कहा है कि क्या नाम है मैं जो है 12 PM 20 अगस्त के तक मैं अवेलेबल हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज दूंगा, आप वहीं से प्रिंट कर देना। तो जो कि मेरे को फील हुआ लाइक इंटरव्यू से 1 मिनट पहले जो है एक बच्चे से सवाल पूछा था कि पापा की मतलब बिजनेस में इनकम ही क्या होगी और ओवरऑल एनुअल इनकम क्या होगी। तो मैंने कहा यार ये सवाल शायद मेरे को अच्छे से और बताना चाहिए। तो मैंने गुलन भाई को वहीं बैठे बैठे मैसेज करा कि जल्दी से बताओ गुलन भाई। 0.1 सेकंड के अंदर फिट करके उन्होंने जो है मैसेज कर दिया। वो सवाल पूछा भी गया मुझसे। अच्छा। तो उस सवाल के बेस पे उसने जो मुझसे आगे और पूछा, डिटेल में पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते थे पहले, शेंगेन वीजा है या नहीं है तुम्हारे पापा के पास। और हमने जो आपने कहते कि शेंगेन वीजा है पापा का तो वो भी अटैच कर दो। तो मैंने उसमें वो भी उसने मुझसे खुद बोला कि तुमने ये जो बात बोली है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे या नहीं करें। तो मैंने कहा मैंने सब अटैच करे हैं डॉक्यूमेंट्स, आप देख लेना। शेंगेन वीजा के साथ फिर मैं डेट भी बताई 2019 को जो है एक शेंगेन वीजा था और 2009 को, तो वो भी बताया। तो उसने सब चीज चेक करी होगी क्योंकि उसने मुझसे खुद बोला था कि सही है 2 मिनट रुक जाओ, मैं अब नोट्स बना रही हूँ, आई विल चेक इट लेगा। तो और मतलब मेरे साथ जो बच्चों ने दिया था ना वीजा, तो उनसे लाइक उनके मेरे ग्रुप में जो है 5 दिन के अंदर मेरा आ गया था वर्किंग डेज में, जिसमें से आपकी हॉलीडेज भी थी। मेरे 20 अगस्त को मैंने वीजा दिया था और मेरा आया था 1 सितंबर को, जिसमें से सैटरडे संडे को 2 यानी 4 सैटरडे संडे हॉलीडेज तो आपकी हो गई और एक जो है फेस्टिवल था। तो 5 वर्किंग डेज मॉक इंटरव्यू। तो सही बताऊं तो वीजा भी मेरे को मॉक इंटरव्यू की तरह लग रहा था। मैंने आपसे ये बोला था कि आप ऐसे लग रहे थे कि जो है एमएन एक टीम मेंबर है आपकी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वही मुझसे मॉक इंटरव्यू लेंगे। मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। तो आपको जो रियल इंटरव्यू हुआ था वो कितने मिनट चला था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? 5 to 6 मिनट चला था। सबसे पहले मेरी गलती थी कि मेरे से पहले जो बच्चा गया था तो वो बच्चा जो है हेडफोन उल्टा लटका गया था, तो मैंने उल्टा पहन लिया था। अच्छा। तो उसके बाद उसने मेरे को जो है उसको आवाज नहीं आ रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि सैयद अपने माइक की क्वेश्चन सही कर दो, मतलब इंग्लिश में। तो फिर उसके बाद जब मैंने माइक सही करा तो मेरे को ये रियलाइज हो गया कि इसके पास मेरा पहले से डेटा है, क्योंकि इसने मैंने नाम बताया तो उसने नाम सुनाई दिया था, तो उसने मेरे को नाम से बुलाया तो मैं समझ गया इसको मेरे पास पहले से डेटा है। तो उसके बाद उसने पूछा कि अपना इंट्रो दो, तो मैंने बताया कि आई एम सैयद बुरहानुद्दीन अहमद एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम DSCU दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, और ये इसमें मेरे 3 नंबर थे और आइल्स मेरा ये है। और उसके बाद उसने मुझसे बोला कि क्या नाम है, ओके सो व्हिच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग फॉर। तो मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया। तो उसने मुझसे पूछा कि ड्यूरेशन क्या है, तो मैंने कहा कि 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। फिर उसने मुझसे पूछा कि बैचलर्स है, तो मैंने फिर से शुरू से बोला कि मैम आई एम गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 3 इयर्स बैचलर्स। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, सोशल मीडिया में, तो मेरे को वहां से पता चला कि ये कोर्स जो है ऑफर कर रहा है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स, जो कवर लेटर में लिखा हुआ था, जो मेरे फ्यूचर गोल्स से रिलेवेंट है और प्रीवियस एजुकेशन से भी है, कंप्यूटर साइंस और रियल एस्टेट बिजनेस जो पापा के साथ होगा, जो भी मॉक इंटरव्यू आपने बताया उसे। तो उसके बाद जो है मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि उसने स्पॉन्सर में पूरा निचोड़ दिया था मेरे को, जितना निचोड़ सकती थी कि पापा रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो जॉब क्यों कर रहे हैं जनरल मैनेजर के उसमें। हाँ। तो फिर आपने जो है इसने शेंगेन वीजा की बात आई तो मेरे मुंह से निकल गया रियल एस्टेट। अब वो रियल एस्टेट से गए। अब जब उसने मुझसे खुद ही बोल दिया कि योर फादर वेंट फॉर शेंगेन वीजा फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, तो मैंने कहा कि नो, एक्चुअली माय फादर यूज्ड टू वर्क इन सऊदीया
Thales company, which is French-based company and located in France, Paris. So the company sent my father for a business trip for real estate. तो ये चीज मैंने कवर अप कर ली। तो उसके बाद फिर उसने मुझसे ये बोला कि जो भी तुमने चीजें बोली हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तुमने अटैच कर रखे हैं। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रखे हैं। तो उसने वो चेक करा होगा, मेरे ख्याल से एक्साइटेड हो गई वो चेक करने के लिए बंदा। उसने पहले तो हेडफोन उल्टा पहना, तो इसने जो है रियल एस्टेट और फिर शेंगन वीजा, तो इसका पहले चेक करती हूँ। तो उसने मेरा चेक करा। तो मेरा ऐसा था कि मैंने कोरियर सर्विस में ले रखी थी। आपने कहा था कि दिल्ली में रहते हो क्या ही लोग, क्योंकि डिस्पैच का मैसेज आता था तो ऐसा लगता था कि हाँ लग गया वीजा, मतलब कल ही पता चल जाता। तो मैंने ले नहीं रखा था। फिर वो जो दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को जो है खर्च कर देने चाहिए था थोड़े से पैसे, और सांस अटकी हुई थी। तो उसमें कलेक्शन का मेल आया तो और ज्यादा अटकी हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता। और मैंने जो है क्या नाम है और यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आपकी तो नहीं देखी थी, मतलब और दूसरे लोग थे, तो वो कह रहे थे कि अगर पासपोर्ट में कोई पर्ची चिपकी हुई है, मतलब स्टेपल हुई है, यानी वीजा रिजेक्ट। हाँ, फिर मैंने एनवलप खोला, उस पर चिपकी हुई है। मैंने खोला ही नहीं, फिर खोला, मैंने कहा ठीक है मैं जा सकता हूँ। तो कह रहे नहीं सर आपको खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि क्या है। तो फिर मैंने पहले पेज ऐसे ही खोला, पहले पेज देखा खाली, दूसरा पेज खोला खाली, फिर तीसरा पेज खोला वो खाली, फिर चौथे पांचवें पेज पे ये लगा हुआ। हाँ। सबसे पहले तो मैंने हाथ शेक करा, फिर उसने भी लाइक उसको वो भी मेरे चेहरा देख के उसका लगा कि रिजेक्ट हो गया। फिर जब उसने देखा कि हाँ कुछ मुस्कुराहट आई है, तो फिर बस मैं खुशी खुशी साइन वाइन करके गया। पहले अटेंड में हमने जो है वो करा, और मैं अपने साथ मम्मी को भी लेके गया था कि कभी रिजेक्शन आ जाए तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा लौटते हुए। तो हमने जो है थोड़ा सा मजाक भी करा मम्मी के साथ कि रिजेक्ट हो गया, फिर ऐसा करके फिर जो बात हुई फिर आपके सामने। पर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लाइक इन्होंने मुझे कॉल किया गाड़ी में से कि वीजा रिजेक्शन हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, रिजेक्शन हो गया तो दुनिया कोई खत्म हो गई। अभी है कि ये बताओ कि कोई रीजन बताया उन्होंने रिजेक्शन का। तो ये तो मेरे साथ जो है वो कर रहे थे ना मजाक। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या रीजन बताया उन्होंने रिजेक्शन का, कोई रीजन बताया? तो फिर जो है ये खुद बोल नहीं करके हंसने लगे। तो मैं समझ गया कि रिजेक्शन कोई नहीं हुआ, इसी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मुझे इतना था कि इसको जो है ना, जिस दिन इसको वीजा लेने के लिए जाना था, तो मैंने इसको एक दिन पहले जो है ना मैंने इसको बोल दिया था फिर सुबह आके जो है ना सुबह उठ के ईश्वर को याद कर लियो, क्योंकि अगर ईश्वर को याद कर लिया तो वीजा लगेगा वरना नहीं लगेगा। अब ये बेचारा जो है वो हो गया बाउंडेड कि यार अब ये क्या बोल दिया, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मगर उठा ये क्योंकि वीजा ज्यादा जरूरी था ना। तो अब इससे सुबह उठ के जो है बेचारे ने करा। तो फिर अब मैंने भी सोच लिया कि यार ऊपर वाले से मैंने इस तरीके की बात कर दी है, अभी अगर नहीं उठेगा तो कहीं ऐसा ना हो ये मेरे ऊपर ही इसका रीजन डाल देगा कि आप कैसे बोल दिया। अच्छा वो रीजन मैंने बोला भी था उनसे कि क्या नाम है कि वीजा रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने ऐसा बोला ना। देखिए मैं जो है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों एंगल से भी देखता हूँ। जब आप इस एज में आओगे तो आप भी शायद देखोगे। मैं अभी भी देखता हूँ। हर चीज जो है ना, हर चीज जो है वो पहले से आपको पता आइडिया हो जाता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके कई रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि आप की कंसल्टेंसी का नोटिस में आना, ठीक है। उसके बाद उसको स्मूथ तरीके से जाना, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी वो टाइम पे सब चीजें मिल रही हैं, हर चीज हो रही है। तो ये सब सारे साइन होते हैं कि यू आर अप्रोचिंग टू योर सक्सेस। ग्रेजुअली टाइम होता है। नहीं वैसे ये वीजा का जो क्रेडिट है वो सर को जाता है, क्योंकि देखा जाए तो आपकी प्रोफाइल सारी चीजें ऐसे वेल ऑर्गेनाइज थी, आप इतने अवेयर थे, तो मतलब वो सारी चीजें पहले से ही मेंटेन करना, हाँ सीए फंड्स और नॉलेज होना हर चीज गाइड करना, ये बहुत एक बड़ी वो बात होती है कि एज अ पेरेंट्स होकर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने काम के साथ में उसको देखना करवाना। सो मतलब ये काफी अच्छी चीज मुझे लगी स्टार्टिंग से ही कि अपने सी को लेके आ रहे हो, आप किसी को लेके आ रहे हो। हाँ कुलवंत लेट्स डिस्कस विद यू, इनसे पूछो, इनको बताओ क्या करना है। एंड वो सारी चीजें आप कर रहे थे विदाउट लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन। मैं बोला था यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, आप करते जा रहे थे। तो मतलब उसके लिए रियली शुक्रिया और थैंक यू तुझसे कि आपने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया किसी चीज के लिए। पहली बार एनरोल करा था जो आपने बताया था कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो चीज छुपाते हैं, मतलब खुल के नहीं बताते, तो एट द एंड लॉस आपका ही होता है। तो ये भी एक चीज की आपने हमसे शुरू में ही बोला था कि जो भी आपका है मतलब आप ट्रांसपेरेंसी से बताओ, हम भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें फायदा कर रही।
इवन जो है वीजा वीएफएस वालों ने भी अप्रिशिएट करा था मेरे को कि तुम तो हर चीज की फाइल बना के आए हो पहले से ही। मतलब हर एक फाइल में मतलब मेरी फाइल अलग थी एजुकेशन की, मेरे फंड्स की फाइल अलग थी, मम्मी के फंड्स की अलग थी, अब्बू की अलग थी। तो हर एक चीज की लाइक पहले से मेंटेन हुई हुई थी और ऑर्गेनाइज हो रखी थी। तो अभी अब बात करेंगे वीजा आ चुका है, तो आप लोगों ने जिस टाइम ज्वाइन किया था तो उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन जो थी वो फुलफिल हुई, या उस टाइम तो मतलब लग रहा था आएगा नहीं आएगा पता नहीं? मेरा ये था कि मेरे को पहले पता नहीं था कि रिजेक्शन रेट क्या था, और मेरे को ये लगता था कि मैं अप्लाई करूंगा और वीजा मिल जाएगा। क्योंकि मेरा मेन ये था कि हमेशा शुरू से ही मेरा ये था कि एडमिशन मेरे को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मेरे वीजा हमेशा से ये था कि भाई वीजा तो मेरे खुद के ऊपर है कि मैं जिस हिसाब से बताऊंगा मेरा कवर लेटर कैसा होगा और मेरी प्रिपरेशन कैसी होगी, मतलब हर चीज। तो ये था कि मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि रिजेक्शन क्या होता है। क्योंकि मैं जो है 19 अगस्त को जो है 2024 से मैंने आपको एनरोल करा, तो मैं देखा कि यूट्यूब पे कि इस साल का क्या रहा, तो काफी बच्चों का रिजेक्शन आया। इवन मेरा एक फ्रेंड था उसका भी रिजेक्शन आया, तो उसके बाद से मेरे दिल में डर बैठा था। तो ये कि आपने भी शुरू से ही बताया कि पहले अभी स्टेप बाय स्टेप पे फोकस करो, फिर आखिरी में जब वीजा आएगा जब उसकी टेंशन है। सो जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे अभी सेटिस्फाई हुई आपकी और सर को, लाइक फैमिली को, कि हाँ भाई वीजा मिलेगा? हाँ, पुलिस साइड हो। और ये कि जो चीज आपने बोली, इवन आपने बोला था कि मैं सीना में भी स्कॉलरशिप अप्लाई करूंगा, मेरे बोलने से रिमाइंड करने से पहले आपने अप्लाई कर दी। तो मैं तो हैरान था कि मेरे रात को जो है नोटिफिकेशन आ रही है कि मैं सीना पे आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो रखी है। तो ये कि जो भी हमने आपसे कहा है कि आपने वो कराया और उसके कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए, वरना तो मैं देख सुनता हूँ दूसरी जगह अप्लाई करना है तो उसकी भी पैसे लेंगे स्कॉलरशिप के, फिर से प्रोसेस होगा। तो आपने उसी कॉस्ट में आपने मेरा करा। सो अब बात करते हैं, थोड़ी सी रेटिंग्स पे चलते हैं। तो रिगार्डिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो ट्रांसपेरेंसी में आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग करते हो आप? मैं तो 10 ऑफ 10 करूंगा रेटिंग ट्रांसपेरेंसी में। मेरी हर चीज सामने थी, ईमेल आईडी का आईडी पास भी मेरे पास था, और पेमेंट्स की आप पूरी बकायदा वो लिस्ट भी बना के देते थे, बिल जो होते हैं आपका कंपनी का। तो ट्रांसपेरेंसी में तो कोई इशू नहीं है ना? कोई इशू नहीं है ट्रांसपेरेंसी में। और सारी चीजें आपके सामने थी, सारी चीजें आपके पोर्टल पे थी। सब चीज मेरी, मतलब मेरी ईमेल आईडी आपने नहीं बनवाई, ऐसे भी नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो दे दो, आपने नया बनाया। तो उसमें जो है आपका जो है सीवी हो गया, सीवी आपने सीवी में भी लाइक आपने उससे करा, और एक्सेप्टेंस का जो भी आया यूनिवर्सिटी पे जो आपने अप्लाई करा, आप अप्लाई भी करते थे, पे भी करते थे खुद। तो उसके बाद आप जब पे होने के बाद आप हमसे लेते थे लास्ट में, लाइक इकट्ठा एक साथ। ऐसा भी नहीं कि अभी दो अप्लाई करना है, आप पैसे नहीं दोगे तो अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला मेरे को कभी फील हो। ओके, तो बात करते हैं सेकंड की, लाइक कभी हमने आपके कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट तो नहीं लिए रखा तो नहीं अपने पास, कभी आपके डाटा को लेकर आपको परेशान तो नहीं किया कभी? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। इनफैक्ट ये है कि आप जो है हर चीज में स्टार्टिंग से लेके आपने जो है क्या नाम है, जैसे कि आपका पोस्टाइल हो गया तो आपने पहले ही बता दिया था कि पास जो है क्या नाम है, जो डिग्रीज होगी आपकी एचआरडी हुई हुई, उसके साथ एक फोटो कॉपी अपने पासपोर्ट की, कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट, साइन करके आप दे देना। तो ये कि क्या नाम है, हमने वो करके दे दिया। तो आपने पहले ही हर चीज रखी और कोई मिसयूज तो डॉक्यूमेंट्स का मेरे ख्याल से नहीं हुआ। इनफैक्ट आप ही क्या नाम है जैसे बताया वैसे ही चलता रहा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि जो हमारा अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं नॉलेज के रिगार्डिंग। तो कभी आप लोगों को ऐसा फील तो नहीं हुआ कि यार कुलवंत ने ये करवा दिया, फिजिक्स ने ये करवा दिया और वो सब फ्लॉप हो गया, वो सब लॉस हो गया हमारा, कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को? ये तो वो बताएंगे अच्छे से, क्योंकि मेरे साइड से तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कुलवंत। क्योंकि मगर हाँ एक दो चीजें हैं जो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा। बिल्कुल सर, हम उसके लिए तो आज ही मीट करें ताकि हम भी और बेटर बनेगा। आप लोग डेफिनेटली आप लोग आगे आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करोगे। तो अभी जो जहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट मैं समझता हूँ करने की जरूरत है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट्स जैसे मैंने बना के भेजे, काफी क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी ये इंफॉर्मेशन रहेगी। अब इसको आप चेक कर लो कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो इसको इंक्लूड कर लो डॉक्यूमेंट। लेकिन वो कुछ टाइम पे आप घूम फिर के जो है वो फिर से वही पुरानी इंफॉर्मेशन थे। मतलब ऐसा लगता था कि शायद जो हमने भेजा हाँ वो शायद किसी ने उसको देखा ही नहीं सीरियसली क्या है। तो क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही थी बार बार। तो अब क्योंकि अब हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंट कंट्रोल का, तो उसमें तो हम यही करते थे, जो भी हम भेजते थे ना उसमें डेट डाल देते थे ताकि वो आप रिकॉग्नाइज कर सको कि पुरानी कौन सी डॉक्यूमेंट है और नई कौन सी डॉक्यूमेंट। जी।
तो अगर आप हिस्ट्री को चेक करोगे डॉक्यूमेंट्स की, तो आप देखोगे कि कई कई रिपीटिशंस हुई हैं कि वही चीज जो है जिसको करेक्ट किया गया, इवन कि लिख के भी दे दिया कि ये मेंशन करना पड़ेगा ये चीज है, तो वो चीज शायद जो भी चेक कर रहा था आपकी टीम में से, तो शायद उसको जो है आई डोंट नो क्या रीजन रहे होंगे कि वो उस पर गौर नहीं कर पाया। तो ये चीज जो है फिर हमें जो है ना हिस्ट्री में चेक करना पड़ता था कि हमने क्या बोला था, तो वो उसकी जाके डॉक्यूमेंट्स पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूर हुई है, बट इतना तो चलता है खैर। बट ये भी अगर कोई सीरियसली देखेगा ना उधर से, तो ये चीज भी जो है बहुत स्मूथ हुई। बिल्कुल सर, इस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। और इसके अलावा बताइए कुछ और इम्प्रूवमेंट के सेक्टर्स की, हाँ ये कर लो, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा मेरे साइड से कि उस टाइम पे क्या था कि मतलब चार्टी होते ही हम जो ये था कि अपोस्टाइल और डीओवी का डेट बुक कर दो, तो हम और जैसे ही अपोस्टाइल हुआ तो हम फ्लाइट टिकट बुक कर दो, ये कर दो, स्पॉन्सरशिप लेटर कर दो, कवर लेटर बना दो। तो ये था कि हम जो है पहले से ही कर रहे थे। तो उस टाइम से जो है जो मुझसे पहले जो बच्चों का वीजा था या उनका इंटरव्यू था, तो उन पे ज्यादा टीम फोकस थी, तो मैं तो शायद इस चीज को ये लेकर चलूंगा। तो बट एट दी एंड जो लास्ट 1 वीक पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स को जो है मैनेज करके दिया, तो वो सही करा। मैं ऊपर से मेरे भी ये था कि मैंने जो है क्या नाम है कर था कि वो पहले करके रख दो, पहले करके रख दो, एंड टाइम में जो ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स रेडी ना हो, कुछ कर दो। बट हाँ ये चीज है कि मल्टीपल टाइम्स हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसमें मतलब मिक्सअप हो जाता था। हाँ मतलब ये है कि एक हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक प्रॉपर एक होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में देख रहे थे ये शायद जो इशू आया वो कवर लेटर में आया। कवर लेटर में नहीं आया, स्पॉन्सर लेटर में आया। क्योंकि स्पॉन्सर लेटर में क्या था कि हमें जो ड्राफ्ट दिया गया था, तो या फिर वो मेरे ख्याल से वो सेव नहीं होता था, या फिर वो मिक्सअप हो जाता था, किसी और बच्चे का हमारे पास आ जाता। तो ऑर्गेनाइज मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइज में गलती थी, बट जो फाइनल मिले थे वो फाइनल सही थे। फाइनल तो इनफैक्ट ये था कि स्पॉन्सर लेटर में जो गलती थी वो 3 से 4 दिन पहले ही हमारा फाइनलाइज हो गया था। कवर लेटर में जो है 2 दिन पहले मिला था, और 2 दिन तक जो है हमारा कवर लेटर का भी ये था कि 3 कवर लेटर थे, एक जो मैंने बनाया था और 2 आपकी टीम की तरफ से ड्राफ्ट थे। जो लास्ट वाला था वो एकदम फाइनल था, जो ऐसा भी नहीं कि एकदम जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा बहुत इंटेंशन में जो है चेंजेस थे। तो मेरे को पहले ही जो सेकंड वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो फाइनल से पहले वाला, वो दे दिया गया था कि आप इसे याद कर लो अच्छे से, और इसके बेस पे हम आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो मेरे को आसानी हुई, इनफैक्ट मतलब जो लास्ट वाला था थोड़ा मतलब स्मूथ था काफी ज्यादा। ओके, अगर बात करें नेक्स्ट हम सेगमेंट पे चलें, तो टीम का बिहेवियर, लाइक कोऑर्डिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग लाइक कहीं कोई शिकायत कुछ है तो आप बताओ, ताकि वो हम इम्प्रूव कर पाए। टीम का बिहेवियर तो मतलब ऐसा नहीं था कि आधी रात को भी जो है क्या नाम है फोन करता था तो आप मोटिवेट करते थे। तो और मेरे ख्याल से एक बार जो है हमने मेरी ड्यू भी एचआरडी नहीं हो पाई थी, वो जो है परिचय वाले मुझसे एचआरडी मांग रहे थे, तो उन्होंने मेरा समरी प्री समरी जो होती है वो कैंसिल कर दी। मेरे जो है मतलब सोते सोते सांस नहीं आ रही थी मेरे को। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, जो यूनिवर्सिटी मैंने जो है चूज करी वो ऐसा हो गया। तो आपने जो है इंडियन के जो है 9 AM को, उस टाइम पे पता नहीं इटली में क्या टाइम हो रहा होगा, 3.5 घंटे जो है पीछे ले लो। तो उस टाइम पे आपने मुझसे जो है मीट पे ज्वाइन करा, और वो 12-1 बजे तक चली थी मीट हमारी, जिसमें हमने इनको रिस्पॉन्स करे थे, आपने मेल करा था। जब उनकी तरफ से जो है शाम में जो है मेल आ गया कि हाँ हमने वापस आपका कर दिया है, बस आप जो है चार्डी और डीओवी करके आप हमें भेज दो अपोस्टाइल के साथ। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी राहत आई, अब ये गेम चलो वापस आ गया, वरना तो मैं तो टेंशन में आ गया था कि जो यूनिवर्सिटी चाह रहा हूँ उसमें मेरे को जो है कैंसिल हो गया। मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी टेंशन में आता। तो ये भी का सवाल है, काफी आपने सपोर्ट करा। जब मेरा 18 मार्च को जो है टोल का एग्जाम भी उन्होंने जो है कैंसिल करा था कि आप रीशेड्यूल कर देते, कैंसिल भी नहीं करता, रीशेड्यूल कर दिया था कि आप आगे देना क्योंकि आपको सेटअप सही नहीं लग रहा, मतलब दरवाजा नहीं आ रहा सही से। तो उस टाइम पे भी मैं हो गया था कि अब मेरे क्या नाम है, अब क्या करूँ। आपने मेल भी करा तो उन्होंने मेरा रीशेड्यूल कर दिया था, तो उस टाइम पे भी आपने सपोर्ट करा। तो मतलब ओवरऑल 2 चीजों में मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ अब बाकी मेरे को ब्रदर की तरह, स्मॉल ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे हो। परेशानी बता रहा है मेरे को बार बार कि इरिटेट हो गया, ये तो चिपक ही गया भाई अपनी परेशानी लेके, ऐसा नहीं है। और बात करते हैं एबिलिटी के लेके। तो एक होता है ना कि जैसे कंसल्टेंसी लोग क्यों हायर करते हैं, देखो डेफिनेटली आप भी यूट्यूब से कर सकते हो, सर के भी और दोस्तों का गए होंगे, सब किसी से बात करके कर सकता है कोई भी, है ना। तो एबिलिटी की हाँ डेफिनेटली अगर हमने कोई कंसल्टेंसी हायर करी, आज हमें जरूरत है,
आज हमारा रिजेक्शन आया है, आज हम यूनिवर्सिटी समरी हमारी कैंसिल कर दी। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो कभी हमारी साइड से आपको ऐसा लगा कि भाई आज बोरन छुट्टी है, आज रिलैक्स है, आज कोई रिप्लाई नहीं, या आज संडे सैटरडे, ऐसा कभी कुछ लगा? तो अवेलेबिलिटी कितनी रही आपके लिए? वो तो जो है क्या नाम है, जो हॉलीडेज होती है आपकी, मैं तो कह रहा हूँ कि FLCS की कोई हॉलीडे ही नहीं है। 365 डेज, मतलब अगर आपका इवन बर्थडे भी होगा तो बर्थडे वाले दिन भी कॉल कर रहा हूँ तो आप भाई काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो So- ये है कि मैं तो इसमें 10 में से 10 दूंगा। और अब्बू को भी इनफैक्ट कोई वो नहीं है, अब्बू में जब भी कॉल करा है, मैसेज करा है, आपने जो है आप हमेशा अवेलेबल है। देखो तुम्हारी जो कंसल्टेंसी है ना कुलवंत, उसका जो है ना वो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कि जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि यार ये काम तो हम खुद ही कर लेंगे, और नो डाउट तो कर भी सकते हैं वो, बट काफी चीजें उनको जो है ना रिस्की रहेगा मामला, कहीं पे नहीं समझ में आया या कोई चीज नहीं हो पाए। लेकिन अगर जैसे बुरहान है, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, तो अगर उनको लकीली तुम जैसी कंसल्टेंसी मिल गई तो उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से जो है, इफ यू डिड नॉट चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, अब जिस वे में अभी काम कर रहे हो आप, तो अगर उसी में करते रहोगे तो जो बुरहान जैसे स्टूडेंट्स है ना, उनको बेनिफिट्स होगा ही आपकी कंसल्टेंसी। जैसे मैंने पहले कुछ बोला, अभी हमें नहीं मालूम जो अदर कंसल्टेंसी कंपनीज है उनका क्या अप्रोच रहता है, वो किस तरीके से वो करते हैं, किस तरीके से वो डील करते हैं, तो वो तो मुझे हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट मेरा ये मानना है कि जो बच्चे जो बच्चे ये मानते हैं कि हाँ भाई हमें वहाँ का कुछ नहीं पता है प्रोसेस का, और हमें कोई ऐसी मिल जाए कंसल्टेंसी जो हमें सपोर्ट करे, हमें फीड करे, इसके लिए जो भी है भागा दौड़ी हम यहाँ से करेंगे, वो वहाँ से हमें बताएं, तो उसके लिए जो है बेस्ट है आपकी कंसल्टेंसी कंपनी, और उस स्टूडेंट को उससे बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने लाइक इस सारी चीजों पे इतना हो गया। तो आप जैसे बुरहान और सर, आप लोगों को क्या, जैसे जो नए बच्चे अगर आना चाहते हैं इटली के लिए, सो क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे कि इटली आना चाहिए, पढ़ने नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी करा है, और कितना खर्चा कितना हो जाता है थोड़ा इसके रिगार्डिंग? लोग डरते हैं बाहर जाने से, भेजने से पहले बच्चों की, हम बच्चा कैसे भेजें, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, आपने सुना होगा। खर्चा तो मैंने पूरा नोट करके रखा हुआ है अपने इसमें। बुरहान के पास बहुत अच्छा डाटा है। आपका जो कंसल्टेंसी है वो एक सपोर्टिव टाइप, एक ऐसा लगता है कोई NGO है जो कि स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। मेरे केस में ये था कि 1 लाख रुपए मेरी कंसल्टेंसी फीस थी, 4 ब्रेकडाउन में थी। पहले जो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट और एक्सेप्टेंस वाली, फिर दूसरी स्कॉलरशिप की, फिर तीसरी असिस्टेशन और HRD DOB, फिर लास्ट थी विजिट, और उसमें पैकिंग भी बोनस मिल रहा था मेरे को, पैकिंग की भी गाइडेंस, दोनों फ्री थी, वो तो ऐसी बात है। तो 1 लाख रुपए मेरी इसमें, और ओवरऑल मैं 35,000 रुपीज में ओवरऑल कवर, टोल का एग्जाम, आइल्स का एग्जाम, और डॉक्यूमेंटेशन में जो जेरोक्स कॉपी, तो 1,35,000 का मेरा इसका खर्चा आया। और एड ऑन फ्लाइट का तो आपका ये है कि 25,000 में तो आपने मेरे को इंडिगो बुक करके दी थी, तो ये तो मैं इस पर इंक्लूड नहीं करूंगा, जिसके जो मतलब जिस एयरलाइंस पे जाना चाहे तो उस एयरलाइंस पे कर। ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क का जो आया कंसल्टेंसी के साथ मिला के, वो आया 1,35,000 मैक्सिमम। उससे 2 लाख भी नहीं पहुंचा। 2 लाख मतलब ऐसा ही कि लोग एनरोलमेंट फीस ले रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये गुड कॉज, आप गुड कॉज पे काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना आने वाले टाइम में आपको जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स जो आपके थ्रू जा रहे हैं, तो वो अपने आप में वही आपके लिए मार्केटिंग के एजेंट्स बन जाएंगे, जो मतलब क्योंकि हर घर के अंदर बच्चे जो है आने वाले टाइम में कोई फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाएगा, तो वो एक नेचुरल पॉजिटिविटी, बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे बिना उसके मार्केटिंग के उसके, तो वो कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन यह है कि जिस तरीके से आप लोगों की टीम मिलकर सपोर्ट करती है स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को वही चाहिए, जो गाइडेंस होती है वो मिल जाती है। तो चेक्स कर रहे हो जगह जगह, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो, और फिर लास्ट में जब सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, उसको भी पूरी तरीके से कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो है स्टूडेंट को फायदा पहुंचाती है।
सर तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कभी, जैसे क्या होता है कि डेफिनेटली एज अ पेरेंट्स एज अ बच्चा उनको ये लगता है कि अगर अपने लोकल में ऑफिस होगा, सही है, तो लोकल में ऑफिस लेके जाते वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते, वो फाइल रेडी करते, वो फाइल लगाते, बोलते लो बेटा जाके सबमिट कर दो। तो अभी अगर देखें तो आपका जो एक ऑनलाइन से एक्सपीरियंस रहा, तो ये सेम चीज आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर पाता क्या? अगर जैसे अब तुम्हारी कंसल्टेंसी है, अगर ये कंसल्टेंसी अगर आप अभी तो ज्यादातर ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हो, जो अगर आप इसको ऑफलाइन भी करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके नॉन कस्टमर्स होंगे, जो मतलब रेफरेंस से आएंगे ना आपके पास, जैसे अब जैसे बुरहान है, ये अपने किसी फ्रेंड को बोलेगा कि भाई आप इसके थ्रू आओ, इसका समझेंगे, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके के जो आपके नए स्टूडेंट्स जो आपको अप्रोच करेंगे, अगर उनको जो है यहाँ पे एक ऑफिस के फॉर्म में आपका को मिल जाती है स्पेस, तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट करेंगे इस तरीके की चीज। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन है तो ऑफलाइन का ये रहता है कि हाँ इसकी दुकान है, कहाँ भाग के जाएगा। नहीं खैर, ये उनके लिए है जो नए लोग होंगे शायद, लेकिन जो रेफरेंस से आएंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बुरहान ने किसी को बताया, अपने किसी फ्रेंड को बताया, तो अब अगर वो आता है, उसका उस फ्रेंड का कोई भाई वगैरह आता है, तो उसको मालूम है कि यार ये जो सर्विस है बहुत जेन्युइन है और यहाँ पे जो है आपको जो है ना पूरा मिलेगा बेनिफिट। लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए कि भाई सबको मिलके एफर्ट्स करने हैं। अब आप खाली आपके ऊपर तो नहीं डाला जा सकता ना। Exactly, सर, आपके साथ अगर किसी ने रजिस्टर करवा लिया, तो अब ये तो है नहीं कि उसकी 100% गारंटी हो गई कि जी उसका वीजा लग जाएगा। पीछे उसके पेरेंट्स जो डाटा देंगे, फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर उस स्टूडेंट की अपनी जो भी इंफॉर्मेशन, वो भी तो काउंट करेगी। तो तीनों चीजें अगर टिक होती हैं तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, और अगर नहीं करेगी टिक तो फिर वो फेलियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन होगी तो स्टूडेंट या पेरेंट की तरफ से ही कुछ ना। डेफिनेटली सर, जैसे हम लोग अभी चलते आ रहे हैं तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमें बहुत पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने बोला है कि आप ऑफलाइन आओ, आप हमारे शहर में ऑफिस डालो, हमारे यहाँ आओ, क्योंकि इसकी बहुत नीड है मार्केट में। सो हम उस पर भी ट्राई करेंगे आप लोगों के सपोर्ट से आगे कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसके अंदर और क्या फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं उसको करते हुए, और अपने जो कॉस्ट का जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। जी आप जब अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट चीज, पहली चीज, क्योंकि आप कोई चैरिटेबल एनजीओ तो नहीं होती जो आप चैरिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ आपको जो है ना एक रीजनेबल उसके अंदर आपको भी कोई फायदा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो लोग अप्रोच करेंगे उनको भी क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये आपको यहाँ पे रिजल्ट आप अच्छे मिलेंगे जबकि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन और उसके पेरेंट्स की सपोर्ट पूरी हो। ये तो ज्वाइंट एक एफर्ट समझ लो, खाली कि आपकी कंसल्टेंसी जो है वो लगवा के दे देगी वीजा, जब तक वो कॉपरेट नहीं करेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट कैसे होगा। एग्जैक्टली, हाँ, ये चीज आपके फील भी करें। एक दो बच्चे हमारे पास ऐसे भी थे कि जहां पर उनका ये था कि वी हैव पेड यू, देन व्हाई शुड वी राइट कवर लेटर, मतलब ऐसे थे। तो इस एटीट्यूड वालों के वीजा नहीं आते हैं, फिर बाद में जाके उनका नेगेटिव इंप्रेशन रहता है। तो ये कि अगर बच्चा खुद से लिखेगा ना, तो उसके ये रहेगा कि उसे पता है कि उसने क्या लिखा है। Exactly. तो ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा, जिसकी तैयारी नहीं करी, तो आप बोल सकते हो। आप या इसके अंदर ये कर सकते हो कि आपको एक तरीके की एक प्री डिफाइंड एक चेकलिस्ट बना लो कवर लेटर से रिलेटेड, कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनपुट जो है ना वो दे दे फिर बच्चा। तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है आप एक कवर लेटर बना के और आप उसको दे दो कि भाई ठीक है, देखो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को लेके ये बेस्ट कवर लेटर बन सकता है। जो है अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, इनपुट्स मिलेगी, आप उसी के बेस पे ही कवर लेटर। अब जैसे हमारे केस में हमने कवर लेटर के लिए आपको इनपुट्स दिए, उन इनपुट्स को आपने यूज करके उसको और थोड़ा सा बेटर करके एक बहुत अच्छा कवर लेटर बन गया, जो कि आगे दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो अब ये तो अब किसी और का कवर लेटर किसी को कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता ना, ये केस तो ऐसा नहीं है। वो आदमी की एक स्टूडेंट उसकी अलग वो है बैकग्राउंड है, दूसरे स्टूडेंट का अलग बैकग्राउंड है। ये बहुत चलता है कवर लेटर कॉपी पेस्ट वाला जो है। अब ये कॉपी पेस्ट वाली चीजें जो है वो लोग फौरन समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो आती है ना, तो वो समझ जाते हैं जी कॉपी पेस्ट है या AI बेस्ड यूज कर रहे हैं। सो मींस
ओवरऑल लाइक आप रिकमेंड करेंगे, वरन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफी कैसा रहा सर? एक्सपीरियंस सही रहा, अच्छा रहा, कोई इशू तो नहीं आया? बैठा हुआ है ना सामने, एक्सपीरियंस वीजा लगा हुआ है इसके पासपोर्ट पे। अब ये तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ना, वीजा लगा हुआ है, पासपोर्ट भी ओरिजिनल है, वीजा भी ओरिजिनल है। तो अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? इससे ज्यादा तो और कुछ बोल अब यही कह सकता हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ ऐसे। जो इसको जो है ये एक अपने आप में एक प्रूफ है पूरा कि यही तो था ना, हम यही तो चाहते थे। हम एक्चुअली जो हमारा जो प्रोसेस था, जो कुछ भी हमने इतनी दिन मेहनत करी और सब कुछ किया, वो इसी के लिए तो किया था, इसी के लिए तो किया था। पासपोर्ट पे वीजा, स्टूडेंट वीजा वो लगा हुआ है इसकी आज की तारीख में। तो और हम हंस भी रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम लुट गए, हमें लूट गया, या हमारा डॉक्यूमेंट जो है खो गया, कहीं हो गया, और सारी चीजें स्मूथली हो गई। हम भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। अब ये है मतलब इस चीज की गारंटी नहीं है कि बुरहान इटली जाने के बाद हंसता रहेगा या रोता नजर आएगा, लेकिन ये है कि यहाँ तक तो सब भी अच्छा रहेगा। तो आपने जो पैसा दिया, वैल्यू ऑफ मनी मिली आपको पूरी? डेफिनेटली, बल्कि हम तो ये कहेंगे हमने पैसा बचा भी लिया। अगर हम कहीं पता नहीं किसी दूसरे कंसल्टेंसी में चले जाते तो वो हमारे जूते भी लगा हुआ था और पैसे भी ज्यादा लेता और काम भी पता नहीं किस तरीके से होता। तो हमने अपने जो है स्ट्रेसेस और टेंशन कम कर ली और पैसे भी कम हो गए। डेफिनेटली उन लोगों के जो रेट्स हैं, जैसे अभी मैंने एक पोस्टर पे जो लिखा हुआ था 25 से 35 साल, तो वो इस तरीके से होता है। तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर फर्दर स्टडीज के लिए इटली भेजना चाहते हैं तो आपकी जो कंसल्टेंसी है वो बेस्ट है, जो कि उसको बहुत प्रॉपर गाइडेंस देगी। बट कंडीशन यही है कि जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो आप पूरा करें आप कंसल्टेंसी। तो उस इनपुट्स के बेस पे फिर आपकी कंसल्टेंसी जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। बस हमें भी एक कोऑपरेशन ही चाहिए होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने ऑनेस्ट अपने फीडबैक शेयर करे सर, आपने और बुरहान ने। काश मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम, इंजीनियरिंग से पहले, काश मेरे को मिल जाती आप जैसी कंसल्टेंसी, तो मैं भी कहीं ट्यूटली जाके पढ़ लेता। लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको मिल गई। आपको बेटा जा रहा है सर। तो ये लकी है भाई, हमारे टाइम में तो नहीं था, तो हमने यहीं पे कंपटीशन वगैरह बीट करके इंजीनियरिंग कर ली यहाँ से। अब ये जो है इसको मौका मिला है, देखते हैं कितना कैश करता है इस अपॉर्चुनिटी को। मिलेगा और ऊपर से इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, पूरा एप्पल का सेटअप लेके जा रहे हैं। हाँ देखें, अब ये जो है ठीक है, सबका फॉर्चून ऊपर वाला लिखता है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं तो चाहूंगा कि सारे बच्चों को, मेरे को गिफ्ट मिला है मम्मी की तरफ से, तो मम्मी के दिमाग में भी ये था कि वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर अप्रूवल आ जाता है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एजुकेशन गिफ्ट है कि तुम उस पर मेहनत करके पढ़ना अच्छे से। जब भी पढ़ाई के लिए लैपटॉप खोलो तो उनकी याद आए, आईपैड खोलो तो उससे याद आए। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जाना चाह रहे हैं वो सब बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले। और एक चीज होनी चाहिए कि भाई आप जब पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओगे, इटालियन डिग्री ले लोगे, तो आपकी फॉर्म को जो है हमेशा याद रखें और इससे जुड़े रहें और इसको जो है और मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दें। टाइम निकाल के आपके लिए काम करें, जैसे आपकी अपनी कंपनी है, क्योंकि एट द एंड आप एटलीस्ट अगर पढ़ के निकलोगे तो उस वक्त ये चीज भूलना मत कि इसके पीछे जो है आपकी कंसल्टेंसी का कितना बड़ा योगदान है। उसके आपके एफर्ट्स के बाद ही जो है आपको ये सक्सेस मिलती है। तो आगे जाके और आपका इसमें अच्छा वो है अपॉर्चुनिटीज है ग्रो करने की। डेफिनेटली हम लोग इस पे काम करेंगे और हमारा इंटेंशन यही है कि, और डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं वो भी हमें, बुरहान ने भी हमें बहुत हेल्प करी बीच में। किसी का आइल्स दिलवाना, किसी का टॉल दिलवाना, तो बुरहान हमेशा रेडी रहते थे। तो बस ये चीज हमें मिली रिटर्न में, तो वही देते हैं लोग और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट ओरिएंटेड कंसल्टेंसी है आपकी, स्टूडेंट ओरिएंटेड। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस जो पीछे उनको मिले हैं ना, वो उसको यूज करते हैं और जो गलतियां उनसे हुई कहीं पे अगर हुई तो उसको चाहते हैं कि अगला जो है वो गलती ना रिपीट करे। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है।
दूसरी जो हाँ। कंपनीज है वो उसके अंदर ये नहीं हुआ। वहां पे तो एक आदमी जॉब पे बैठा हुआ है, उसका काम सिर्फ यही है, उसने पता नहीं कब ग्रेजुएशन करी होगी, अब तो वो और स्टूडेंट अपडेटेड रहा। भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी आपके यहाँ क्या है कि जो बच्चे सीनियर हैं, कुछ साल पहले आए हैं, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किए और उन्होंने जो बैड लेसन लर्न किए, वो कोशिश की ये इससे ना हो वो गलती, या यहाँ पे इसको, तो ये जो फायदा एक्सपीरियंस का जो इमीडिएट फायदा है, और आप जो अपडेटेड हैं आपकी टीम, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। ये आप जैसी जो कंसल्टेंसी भी वही दे सकती है ये सर्विस। कोई ऐसी कंसल्टेंसी नहीं दे सकती है जो मतलब कई सालों से जो है ना ये काम कर रही है। अब आपके यहाँ मेरे ख्याल से स्टूडेंट नए, अब जैसे फॉर एग्जांपल बुरहान है, ये कहीं ना कहीं आप इसको यूज करोगे, तो अब इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं जो इसने लर्न किए अपने इसमें, वो किसी दूसरे स्टूडेंट के काम आ जाएंगे। नहीं, मेरे प्रोफाइल में भी जो है आस्था टीम और काफी पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने इनकी प्रोफाइल में काम किया, अभी आगे किसी और के में। अब ये जो है अब ये उस एंड पे आ जाएंगे, इनकी जगह कोई नया स्टूडेंट आएगा तो ये उसको बताएंगे कि भाई जब वहां जाओगे तो प्लीज जो ईयरफोन है ना उसको सही करके लगाना, क्योंकि वो हर चीज ईयरफोन गलत लग जाता है तो ये हो जाता है। तो ये इसका एक्सपीरियंस लर्न है, ये बता देगा उसको, क्योंकि ईयरफोन तो उसको भी लगाना होगा। क्योंकि एक फ्रेंड है हर्षवर्धन, आप उसका भी वीजा लगाओ, तो उसने मेरे को सजेस्ट करा था कि पानी पी के जाना खूब, क्योंकि गला सूख जाता है। तो अब ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये ऑलरेडी जो ये फील करा मैंने, ऑलरेडी जो सेट ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं कंसल्टिंग, वो ये चीज नहीं दे सकते वो, क्योंकि उनके पास वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अब ये जो स्टूडेंट ऑलरेडी उससे गुजरा है वही बता सकता है अपने सामने वाले स्टूडेंट को कि भाई इस चीज का ध्यान रख लेना। तो ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, और हमारा यही मेन टारगेट है। और जैसे बिल्कुल सही आपने बोला ने कि हम सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उसमें कभी फील ऐसा आएगा ही नहीं कि जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं। एक्चुअल में तो हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि आपने हमें पैसे दिए तो वी आर जस्ट लाइक अ सर्वेंट, कि हाँ हमें आपका काम करना है। पर और जगह मैंने देखा है ना, तो क्या होता है, बच्चा उल्टा प्रेशर में होता है, सर कैन आई कॉल यू, सर अभी आप फ्री हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कंसल्टेंट से जिसको आपने पैसे दिए। सेकेंड, एक बहुत बड़ा गैप रहता है कि आप कभी ओपनली बातें नहीं कर पाते हो। बुरहान अपने दिल की बता ही नहीं पा रहा कि जो चीज दुख है कि बाबा से भी शेयर नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट किसी को तो बता पाए वो। तो वहां पर वो चीज लैप होती है। हमारे यही टारगेट मेन है कि बच्चे को ऐसा फील हो कि ओपनली कि हाँ कोई इश्यू नहीं है, अपने साथ के हैं, अगर जैसे कोई भी लैंग्वेज यूज करनी कर सकते हैं इजिली, ताकि कंफर्टेबल फील करें और काम भी अच्छा कर दें। तो वो चीज डेफिनेटली रहेगी, डिफरेंस बना के रखेंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये चीज जो है और दूसरी जगह पे मिसिंग है। ये चीज मिसिंग ही रहेगी, क्योंकि वहां पे वो ऐसा हिसाब ही नहीं है ना प्रॉब्लम। क्योंकि ये कंपनी जो है रन हो रही है नए फ्रेश, थोड़े 1-2 साल ज्यादा पहले जाके वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं या उसमें ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर्स में, उनके इनपुट्स हैं ये। तो ये इससे ज्यादा लेटेस्ट इनपुट्स और कहाँ से मिलेंगे? यंग जनरेशन काम कर रही है यहाँ पर, यंग जनरेशन काम कर रही है। अभी आप देखो नेपाल के अंदर वहाँ की जो यंग जनरेशन है, वहाँ का पूरा अच्छा बदल दिया। तो यंग जनरेशन जो है वो मेंटली बहुत स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करती है। तो यंग जनरेशन तो ही फ्यूचर तो यंग जनरेशन के हाथ में ही है ना। तो अब जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं कंसल्टेंसी कंपनी, वो क्या करेंगे बेचारे? उनके 20 साल पुराने हैं, एक ही डर चल रहा है। 20 साल पहले जो है क्या प्रोसेस थे, क्या टेक्नोलॉजी थी, वो कुछ नहीं मालूम है। अभी नए बच्चे जो आप जैसे आ रहे हैं, तो ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस के लेके जा रहे हैं, तो इससे अब दूसरे बच्चे को बेनिफिट हो जाएगा। तो वो उसको सक्सेस तो मिलनी है, फिर एकदम अपडेटेड है, लेटेस्ट है वो। अब एक चीज का ध्यान कुलवंत और करो तुम, अगर करोगे तो ये तुम्हारे इसमें और ज्यादा इसको ग्रो करेगा और सक्सेस मिलेगी। अब जो बच्चे वहां आएंगे ना, जैसे ये बुरहान आएगा वहां पे, या 1-2 लड़के और जो तुम्हारी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं वहां जाएंगे, अब उनको जो है ना वहां पे पूरी तरीके से सेट करने में उनको सपोर्ट दो। जैसे तुमने इनको वीजा लगवाने में सपोर्ट दी ना, ऐसी वहां उनको सेट। देखो ये वही संगत वाली बात है। अब वहां जाएगा, कहीं गलत कंपनी में बैठ गया वो, तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब बच्चे यंग है, आप लोग सीनियर हो, ये जूनियर है। आपको मालूम है कहाँ बैठने से बिगड़ेगा, कहाँ बैठने से उसको बेनिफिट होगा। तो वो
मेंटरिंग जो है ना वो बहुत एक यूनिक चीज हो जाएगी, जो मतलब कोई नहीं दे सकता। यहाँ से भेज तो देते हैं वीजा लगा के, और वहाँ वो क्या बैठ रहा है, वहाँ जाके वो किस कंपनी में जाके चला। अब ये चीज भी कि भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ रहो, ये करो, यहाँ पे ये फायदा होगा पढ़ाई के हिसाब से, और फालतू की, क्योंकि यूरोप है एकदम ओपन है वो, तो बच्चे जो है हाँ, तो उनको जो है जो लोग वहाँ पहले से हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई देखो हम इंडिया से हैं, हमारा ये कल्चर है, तो इस यहाँ पे रहोगे तो ये आपको सेफ रहोगे, यहाँ रहोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये गाइडेंस सपोर्ट एक पीरियड तक, जब तक वो वहाँ पे जाके अपने एडजस्ट ना हो जाए वहाँ के ट्रेन में। वैसे हम जो ये सपोर्ट की आप बात करें, ये सपोर्ट हमने वैसे रखते हैं हम लोग, सही है। जैसे अभी बस ये इंटरव्यू हम रैप अप करते, उसके बाद मैं आपको भी गाइड करूंगा रिगार्डिंग क्या क्या लेके आना है। जैसे कल यहाँ पर मैक्सिमम 5 बच्चे आए थे हमारे, ठीक है, कल 5 बच्चे आए थे, और हमने उन सबके साथ डिस्कस किया था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ रहना है। तो अगर आप देखोगे तो ये कल के पिक्चर है, तो ये 5 आए थे। तो अगर आप देखो यस्टरडे ऊपर भी लिखा है यस्टरडे, ठीक है, सही। हाँ, तो इनको मैंने अपने पास बुलाया, यहाँ पर आए थे, हम सब लोग मिले, खाना पीना खाया हम लोगों ने साथ में, और उसके बाद में फिर इनको चेक लिस्ट बनवाई कि यहाँ क्या करना है, साथ में रहना है। 1-2 तो बच्चे ऐसे आपस में लड़ाई करके बैठे थे, उनकी दोस्ती करवाई, उनको समझाया कि साथ में कि साथ में जाना है, ये करना है। बहुत अच्छा, यही मैं चाह रहा था, और हर पेरेंट्स होता है जी, बहुत अच्छी चीज। तो मतलब तुम्हारी ये तुम अपने उसमें लिख सकते हो कि not our service not finished till this time, we are extending our service even on arrivals and getting set and adjust in university or city where student ऐसा टैगलाइन बनाना चाहिए हम लोगों को, इंडिया के साथ भी इटली के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर भी ऐसा कुछ, वीजा के साथ भी, वीजा के बाद वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बच्चा जाता है ना, तो उसको दिया कौन देखेगा, ध्यान रखेगा। तो एज ए गार्जियन मतलब बहुत बड़ी सपोर्ट है यार। वहाँ पे कोई है जो मतलब जैसे बड़ा भाई गया हुआ है वहाँ पे, तो छोटे भाई को ये टेंशन नहीं है कि मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे बता देगा, कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको सपोर्ट मिल सकती है। इस तरीके की एक हेल्पलाइन कि भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट करो, हम जो से भी ये सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत अच्छी। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो चीज आप बोल रहे हैं, डेफिनेटली हमने इसको बाहर पब्लिश नहीं किया है, बट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा, हम इसको कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक आप ना छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अभी भी 20 साल के ऐसे बच्चे हैं, 20 साल के ऐसे बच्चे हैं, कभी उनको पैसे चाहिए होते हैं इमरजेंसी में, कभी उनके पेरेंट्स फोन करते हैं, वो फोन नहीं लगते। तो अभी भी हम एक ब्रिज का काम करते हैं यहाँ पर भी, कि ग्रुप हमेशा रहेगा, आप लोग उसमें जुड़े रहोगे। ओके, हाँ, तो कभी बहुत बच्चे इनके हम लोग अभी 2nd ईयर में, 3rd ईयर में हम फ्लाइट टिकट बुक कर देते हैं, उनके घर वाले। एक चीज का जो बहुत यूजफुल हो सकता है, जैसे कि बच्चा वहां गया हुआ है, अब उसको वहां पे यूरोस में करेंसी चाहिए, उसके बाद पैसे खत्म हो गए, चोरी हो गए, लेट से उसके पैसे चोरी हो गए, वहाँ चोरियां भी होती रहती हैं, अब मालूम उसका चोरी हो गया बेचारा, तो उसमें ये हो गया कि भाई वो पैसे हम यहाँ पे कर दें, आप उसको यूरोस वहां दे दो। इस तरीके का कुछ सेटअप हो जाए ताकि उसको एकदम जो है वो पैनिक ना हो उसको कि भाई अब क्या होगा मेरा। नहीं, जो आप सब बोल रहे हैं ना, मतलब ये ऑलरेडी सारी चीजें हम करते हैं, ये अच्छा हर चीज हम करते हैं, बट हाँ आपकी बात सही है, इसको चैनलाइज करना मतलब लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी के अंदर क्वेश्चन रहता ही है। हाँ, तो अगर ये चीज उसमें ऐड हो जाएगी ना, तो वो और ईगरनेस शो करेंगे आपकी कंसल्टेंसी को एंगेज करना। तो ये 2024 का ग्रुप पे बच्चे का एमबीबीएस ने कितना की वीडियो पढ़ी है, तो इनके पेरेंट्स ने 57,000 भेजे, और हमने देखो उनको तुरंत यूरो भेज दिए 600। तो ये पुरानी बातें चल रही हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे हेल्प चलती रहती है यहाँ पर। तो हाँ, इसको डेफिनेटली बताना चाहिए कि आप लोगों को, हाँ ये बहुत जरूरी है। देखो बहुत से लोग क्या होता है करते नहीं है, लेकिन बताते रहते हैं कि हम ये करते हैं। आप तो कर रहे हो, तो आपको बताने में कोई अर्ज नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए, चैनल डेफिनेटली हम लोगों को बताएंगे ये चीज, ताकि पेरेंट्स को इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं, उनको सबको ये लगता है कि भाई मुझे टेंशन नहीं है। कभी कभी तो मुझसे कुछ एक पेरेंट्स हैं, तो उनके बच्चे यहाँ पर, उन्होंने मेरे को 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं, बोले कुलवंत अपने पास रखो इमरजेंसी के लिए, आप खर्च करो, मेरा बेटा खर्च करे जब उसको जरूरत हो उसको दे दो, नहीं तो तुम खर्च करते रहो। तो ऐसे पेरेंट्स हैं, तो उनको बच्चे जब जरूरत पड़ती है कि भैया मेरी टिकट खराब देख रहा हूँ, मैं करा दे देता हूँ तुरंत, तो वो रिलैक्स है बिल्कुल।
तो ऐसा भी हम लोग करते हैं, डेफिनेटली उसको चैनलाइज करना चाहिए। सो बहुत देर तक इंटरव्यू हमारा चल गया, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस हमें भी दी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना हमें समय दिया, इतना बताया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। You also and your team. And once again we congratulate Burhan on his visa and FLCS entire team, हम सब लोग प्रे करेंगे कि बुरहान बहुत आगे लाइफ में जाएं, बहुत सक्सेस को अचीव करें। एंड once again we wish you and your family congratulations, and once again आप उन लोगों का नाम रोशन करें, एंड we will be proud of that कि हाँ एक और FLCS के प्लेयर्स हैं ये जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, and we are a part of a small part of the journey. Thank you so much. Not a small part, you are a big part. Thank you so much.